आज से करीब 13.7 अरब साल पहले घटित हुई एक ऐसी घटना जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया, एक महाविस्फोट जिसे हमने नाम दिया तब बिग बैंग। इससे जन्म हुआ उन सभी चीजों का जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो भी जिसे हम देख नहीं सकते। बिग बैंग कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, ये कोई नहीं जानता, ना ही ये हम कभी जान पाएंगे। परंतु हमारे ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग से ही हुआ था। इसे हमने कैसे जाना? क्या बिग बैंग के होने का हमारे पास सबूत है? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर बिग बैंग थ्योरी कहाँ से आया और आखिर इस थ्योरी को ही लोग इतना क्यों मानते। इन सब की शुरुआत हुई थी साल 1608 में, जब एक डच आई ग्लास मेकर हैंस लिफरसी ने इतिहास में पहली बार एक ऐसे डिवाइस के आइडिया की खोज की जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 गुना तक मैग्नीफाई कर सकती थी, और ऐसे हुआ जन्म टेलीस्कोप का। इसके बाद सन 1609 में इटालियन पॉलीमेथ गैलीलियो गैलीलेई ने अपने पहले टेलीस्कोप की रचना की और उससे अंतरिक्ष की ओर नजर घुमाई। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी रचना थी, क्योंकि अब हमारा सब कुछ बदलने वाला था। गैलीलियो को अपनी इस महान रचना के लिए फादर ऑफ टेलीस्कोप कहा गया। अब टेलीस्कोप ने हमें हमारी पहुंच से दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देखने के काबिल बनाया, परंतु हमेशा की तरह इस बार भी धर्म के आड़ में लोगों ने सच्चाई को दबाने की कोशिश की। जब गैलीलियो ने यह ऑब्जर्व किया कि रात के आसमान में दिखने वाले कुछ तारे असल में ग्रह हैं और वे भी हमारी धरती के समान चक्कर काट रहे हैं, परंतु हमारी धरती का नहीं बल्कि सूरज का, तब उन्होंने निकोलस कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को सपोर्ट करते हुए बताया कि असल में हमारी धरती केंद्र नहीं है बल्कि सूरज हमारे सौरमंडल का केंद्र है। परंतु उनकी ये बात चर्च को नागवार समझी और उनके इस खोज के लिए उन्हें आजीवन कारावास में डाल दिया गया, और सन 1642 में कारावास में ही उनकी मौत हो गई। चर्च ने सारे हेलियोसेंट्रिक बुक्स और इससे जुड़े सभी चीजों को भी बैन करवा दिया, परंतु सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। वक्त के साथ साथ टेलीस्कोप्स का विकास हुआ और हमने धीरे धीरे सौरमंडल के और भी प्लैनेट्स की खोज की, परंतु अब भी हमारे लिए हमारा ब्रह्मांड केवल मात्र उतना ही था जितना हम देख सकते थे। खगोलविदों के मन में हमेशा से ये सवाल रहता था कि आखिर दूर अंतरिक्ष में क्या है, परंतु वक्त के साथ साथ हम और काबिल बनते गए। टेलीस्कोप्स का विकास होता गया और फिर शुरुआत हुई 20वीं सदी की, वो वक्त जब मानव सभ्यता अंतरिक्ष के गहराइयों में झांकने के लिए पूरी तरह काबिल बन चुके थे। 20वीं सदी के शुरुआती दशक में ही माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई, जो उस समय की सबसे बड़ी और एडवांस ऑब्जर्वेटरी थी, और इसे बनाने वाले थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज एलेरी हेल। उनका मिशन था हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाना कि आखिर हमारे गैलेक्सी के बाहर क्या है। हेल ने इस ऑब्जर्वेटरी में उस समय की सबसे बड़ी टेलीस्कोप को लगवाया, द 100 इंच टेलीस्कोप, और फाइनली सन 1917 में इस टेलीस्कोप के द्वार खोल दिए गए और हमने अंतरिक्ष में बहुत कुछ देखा। इस टेलीस्कोप ने खगोलविदों को जो दिखाया उससे वो पूरी तरह चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीजें क्या थी। उन्होंने अंतरिक्ष में देखा अजीब से चमकीले बादल जो अलग अलग आकार के थे, कुछ स्पाइरल तो कुछ अंडाकार और कुछ अनिश्चित आकार के। ये थे नेबुलास, परंतु उस वक्त कोई नहीं जानता था कि आखिर ये क्या थे और ये कितने दूर थे। कुछ खगोलविद ये मानते थे कि इनमें से कुछ नेबुलास हमारे मिल्की वे के छोर में स्थित है, और उन्होंने ये सोचा कि असल में ये आइलैंड यूनिवर्सेस हो सकते हैं, यानी दूसरी गैलेक्सीज ठीक हमारे गैलेक्सी के समान। हेल ने दुनिया के सबसे अच्छे खगोलविदों को न्योता दिया इस रहस्य को सुलझाने का कि आखिर अंतरिक्ष में दिखने वाली ये चीजें क्या थी। उन्हीं खगोलविदों में से एक थे एडविन हबल। एडविन हबल वाकई में सबसे अच्छे ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने रात भर उस 100 इंच टेलीस्कोप के जरिए अंतरिक्ष में मौजूद उन नेबुलास की पढ़ाई की, और इन्हीं में से एक नेबुला ने उनकी ध्यान को आकर्षित किया, एंड्रोमेडा नेबुला। हबल एंड्रोमेडा नेबुला में मौजूद तारों को देख सकते थे, परंतु ये साबित करने के लिए कि ये भी असल में एक गैलेक्सी है हमारी गैलेक्सी की तरह, हबल को ये पता करना जरूरी था कि ये हमसे कितनी दूर है। लेकिन ये पता लगाना कोई मामूली बात नहीं थी, परंतु हबल भी हार मानने वालों में से नहीं थे। हबल ने स्टैंडर्ड कैंडल मेथड के जरिए एंड्रोमेडा नेबुला के डिस्टेंस को मापा, और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि एंड्रोमेडा हमसे करीब 8 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, यानी हमारी गैलेक्सी के सबसे दूर मौजूद तारे से करीब 8 गुना दूर। यानी एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर था, एक दूसरी गैलेक्सी, अपने आप में एक दूसरी दुनिया। इसके बाद हबल ने ऐसे ही और भी कई गैलेक्सीज की खोज की। कई सारे नेबुलास जो स्पाइरल थे वे असल में नेबुलास नहीं बल्कि गैलेक्सीज थे। एडविन हबल के इन खोज ने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं थे, इस ब्रह्मांड में ऐसे और भी गैलेक्सीज मौजूद है। परंतु हबल ने इसके बाद जो खोज की वो तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। हबल ने ये देखा कि ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज लगातार हमसे दूर जा रही हैं।
वैसे हबल के खोज से पहले ही अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर वेस्टो स्लीपर ने ये देखा था कि स्पाइरल नेबुलास, जिसे बाद में हबल ने गैलेक्सीज बताया, वो नेबुलास लगातार हमसे दूर जा रही है। हबल ने ये देखा कि जो गैलेक्सीज हमसे जितनी दूर मौजूद है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है। हबल ने बताया कि हमें लग रहा है कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, परंतु ये स्पेस खुद है जो लगातार फैल रही है। हबल की ये खोज खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। इसका मतलब था ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि ये लगातार फैल रहा है और लगातार बड़ा हो रहा है। परंतु ऐसा क्यों? ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है, ये तो हम नहीं जानते। परंतु हबल के इस खोज से एक सवाल ये भी आया कि अगर हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है तो आखिर ये किससे फैल रहा है। हबल ने ये देखा कि जब सारी चीजें लगातार फैल रही है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शुरुआत में ये सब असल में एक जगह पर संकुचित थे और बस यहीं से जन्म हुआ बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी, जिसके अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु जो कि एक प्रोटॉन के आकार का था में संकुचित था और इसी बिंदु में हुए एक महाविस्फोट ने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया। परंतु इसे साबित करने के लिए हमें सबूत की तलाश थी और बिग बैंग के सबूत के लिए हमें अलग प्रकार के टेलीस्कोप्स की आवश्यकता थी, जिसके हम विजिबल लाइट के परे अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी देख सके। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ में वृद्धि होती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गामा रेज से माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स की ओर बढ़ते हैं। ये भले ही हमारी आंखों से देखा ना जा सके, परंतु इससे ब्रह्मांड की उन चीजों को भी देखा जा सकता है जिसकी अभी तक हमें जानकारी ही नहीं थी। साल 1964 में एस्ट्रोनॉमर आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन एक नए रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे। इसमें लगी एंटेना अंतरिक्ष से आने वाले माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व कर सकता था। उन्होंने सोचा इसके जरिए वे मिल्की वे द्वारा छोड़े जाने वाले हल्की चमक को देख पाएंगे। जब उन्होंने इस रेडियो टेलीस्कोप को एम्प्टी स्पेस की तरफ घुमाया, जहां वैसे तो कुछ नहीं होना चाहिए था, परंतु उन्हें वहां कुछ अजीब देखने को मिला। उस इलाके में जहां वैसे तो कुछ नहीं था, परंतु वहां से माइक्रोवेव्स के सिग्नल्स आ रहे थे, जो कि इस ओर इशारा कर रहा था कि वहां कुछ गर्म था, जबकि वहां कुछ था ही नहीं। फिर इन सिग्नल्स को प्रत्येक दिशा से ऑब्जर्व किया जाने लगा। ये अंतरिक्ष के चारों ओर से आ रहे थे। उन दोनों खगोलविदों को लगा कि ये कोई तकनीकी खराबी होगी, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, टेलीस्कोप की पूरी जांच की, परंतु ये सिग्नल्स फिर भी रिसीव हो रहे थे। ये बता रहे थे कि एम्प्टी स्पेस, जहाँ का तापमान वैसे तो एब्सोल्यूट 0 होना चाहिए, परंतु वहाँ का तापमान एब्सोल्यूट 0 से 3 डिग्री ऊपर था। उन्हें पता तो नहीं था कि ये क्या थी, परंतु उन्होंने अनजाने में ही खोज कर ली थी बिग बैंग के सबूत की। ये माइक्रोवेव्स थे बिग बैंग के आफ्टर ग्लो का, जिसे आज भी चारों तरफ देखा जा सकता है। अगर हम आसमान के सारे तारों को बुझा दे, एकदम अंधेरा कर दे, तो हमें एक हल्की लाल चमक दिखाई देगी। यह है बिग बैंग के दौरान निकली चमक। इस चमक के दौरान निकली रोशनी ही आज ब्रह्मांड में चारों तरफ मौजूद है, लेकिन माइक्रोवेव्स के फॉर्म में। आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन को अपने इस ऐतिहासिक खोज के लिए साल 1978 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2001 में लॉन्च किया गया विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, या कहे तो WMAP। ये पेंजियस और विल्सन के उस बड़े रेडियो टेलीस्कोप का एक छोटा और आधुनिक रूप था। इसके जरिए उस आफ्टर ग्लो का एक डिटेल्ड मैप बनाया गया और हमें मिला ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की एक डिटेल्ड मैप। इसे बनाने में 9 साल की मेहनत लगी थी और ये हमारे ब्रह्मांड की तस्वीर है उस वक्त का जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। तो इस तरह से बिग बैंग थ्योरी की रचना हुई और हमें इसके सबूत मिले। परंतु आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि हमने ये कैसे पता लगाया कि बिग बैंग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। वेल, इसका जवाब बहुत ही आसान है। अगर आप किसी वीडियो में एक धमाके को देख रहे हो तो आप उस वीडियो को रिवाइंड करके ये देख सकते हो कि धमाके की शुरुआत कब हुई। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के फैलने के रफ्तार को माप कर कुछ कैलकुलेशंस के जरिए खगोलविदों ने ये अनुमान लगाया कि आज से 13.7 अरब साल पहले ये सारे गैलेक्सीज एक बिंदु में संकुचित होंगे। तो इस तरह से हमें एक अनुमानित समय मिला। तो अब आपने जान लिया कि कैसे बिग बैंग की खोज हुई थी। इस थ्योरी को अधिकांश लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें मिले सबूत इस थ्योरी के अनुसार सटीक बैठते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इतना विशाल कि जिसकी कल्पना भी कर पाना हम इंसानों के लिए एक चैलेंज है। और इस अविरत ब्रह्मांड में न सिर्फ हमारी पृथ्वी बल्कि एंटायर सोलर सिस्टम एक कण से भी छोटा मालूम होता है। इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं अपार रोशनी है तो कहीं बेहद अंधेरा, कहीं पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है तो कहीं पर करीब एब्सोल्यूट 0 तक की ठंड।
कहीं पर हमारे सूरज से भी करोड़ों गुना घनत्व वाले तारे मौजूद हैं, तो कहीं पर बर्फ से भी ठंडे ग्रहों का बसेरा है। यहाँ कुछ जगहों पर जीवन का अस्तित्व है, तो कहीं पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, आइए आज हम इस विराट और अविरत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। जब ब्रह्मांड की बात की जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड दो तरह के हैं। एक है दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा है अदृश्य ब्रह्मांड, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और अननोन यूनिवर्स। तो दोस्तों, अब करोड़ रुपए का सवाल ये है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ये अदृश्य ब्रह्मांड क्या है। तो इस विराट ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को नापने के लिए लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष के एकम का उपयोग किया जाता है। लाइट ईयर ब्रह्मांड में दूरी नापने के लिए की जाने वाली गणना है। जैसे हम पृथ्वी पर किलोमीटर या माइल के विस्तार में दूरी को नापते हैं और हमारे सौरमंडल में AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में दूरी को नापते हैं, वैसे ही बड़ी दूरी के लिए ब्रह्मांड में लाइट ईयर के एकम का उपयोग किया जाता है। एक लाइट ईयर यानी प्रकाश ने एक साल में काटा हुआ अंतर। प्रकाश एक सेकंड में करीब करीब 3 लाख किलोमीटर का अंतर काट लेता है और इस हिसाब से पूरे एक साल में प्रकाश करीब 9,500 अरब किलोमीटर का अंतर काट लेता है। और इन 9,500 अरब किलोमीटर को ही महज 1 लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और बिग बैंग से जन्मे हमारे दृश्य ब्रह्मांड का विस्तार आज 93 अरब प्रकाश वर्ष के घेरे में है। अब दोस्तों, ये सवाल उठना जायज है कि ये ब्रह्मांड खुद करीब 13.5 अरब साल पुराना है और ब्रह्मांड में कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से गति नहीं कर सकता है। तो फिर ब्रह्मांड इन 13.5 अरब सालों में 93 अरब प्रकाश वर्ष के घेरे में फैला, तो आखिर फैला कैसे? अब बिग बैंग थियरी को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये दृश्य ब्रह्मांड, अदृश्य ब्रह्मांड और इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ, यानी कि ये ग्रह, तारे, उल्का, गैलेक्सीज, निहारिकाएं, डार्क मैटर, प्रकाश, गति, गुरुत्वाकर्षण और यहाँ तक कि समय भी, ये सब कुछ बिग बैंग महाविस्फोट यानी कि द सुपर एक्सप्लोजन से पैदा हुआ है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये 93 अरब प्रकाश वर्ष का विस्तार ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और इससे पहले ना कुछ था और इसके आगे भी कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड किसी बाहरी विस्तार में नहीं फैल रहा, क्योंकि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। ब्रह्मांड तो स्वयं में ही फैल रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी स्ट्रेंज लगने वाली बात है, लेकिन आम इंसानों के सवाल भी अपनी जगह पर सही है और वैज्ञानिकों का स्पष्टीकरण भी। फिलहाल हमारी चर्चा का विषय रहेगा 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रचलित और मान्य सिद्धांत को कहते हैं द बिग बैंग थियरी। सन 1927 में जॉर्ज लेमेंट्रे नाम के एक बेल्जियम के वैज्ञानिक ने फ्रेडमैन लेमेंट्रे रॉबर्टसन वॉकर नाम का एक समीकरण बनाया। लेमेंट्रे का ये मैट्रिक्स आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पर आधारित था। लेमेंट्रे के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक छोटे से बिंदु, एक परमाणु से हुई है, जो इतना शक्तिशाली था कि जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, जिसमें एक अपार महाविस्फोट हुआ और इस ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, जिसके साथ ही यूनिवर्स के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे और यूनिवर्स फैलने लगा। शुरुआती दौर में लेमेंट्रे की इस थियरी का मजाक उड़ाया गया और लेमेंट्रे की इस बिग बैंग थियरी का सबसे ज्यादा खंडन करने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेड होयल। होयल ने लेमेंट्रे की थियरी को बिग बैंग आइडिया कहकर उनका मजाक उड़ाया। दोस्तों, काफी समय तक दुनिया के वैज्ञानिकों का समूह इन दो वैज्ञानिकों के बीच विभाजित रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से ये साबित होता रहा कि लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी ही सही है और धीरे धीरे लेमेंट्रे के विरोधी भी उनके पक्ष में होते गए। सन 1965 की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी को सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा दिलवाया और आज के इस आधुनिक युग में लेमेंट्रे की बिग बैंग थियरी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत माना जाता है। बिग बैंग थियरी के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु, परमाणु और कण एक दूसरे के पास थे, इतने पास कि समझ लो सब एक ही जगह पर स्थित थे। मानो सारा ब्रह्मांड जिसे आज हम देख रहे हैं वो एक इस छोटे से बिंदु में मौजूद था और उस वक्त ये बिंदु अपार घनत्व वाला और अत्यंत गर्म रहा होगा।
इसे सिंगुलरिटी भी कहते हैं। ये एक इनफाइनाइट डेंसिटी है, यानी कि सब कुछ इस एक बिंदु में एकत्रित रहा होगा। ये वो स्थिति है जहाँ पर भौतिक विज्ञान के कोई भी नियम काम नहीं करते और इस अवस्था में स्पेस और टाइम का भी कोई वजूद नहीं था। उस परिस्थिति में अचानक से किसी अज्ञात कारण से एक महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। ये विस्तार किसी चीज के अंदर नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं था। अब यूनिवर्स के इस एक्सपेंशन के बाद सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से विस्तृत होने लगा। दोस्तों, बिग बैंग के इस ब्लास्ट के समय ब्रह्मांड का तापमान क्या था, मैं आपसे क्या कहूँ, आप खुद इस इमेज से ही पता लगा सकते हैं। एक के पीछे पूरे 32 शून्य लगाए, इतना टेम्परेचर उस समय था। इसके बाद महाविस्फोट के बाद के एक सेकंड से भी कम टाइम को प्लैंक टाइम कहा जाता है और इस बहुत ही कम समय के अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान बहुत ही तेजी से गिरा और एक माइक्रोसेकंड होते होते तो तापमान 10 अरब तक हो गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे पदार्थ ग्लूऑन प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे पार्टिकल्स गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता गया, उसका तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट और उसकी ये प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद करीब 3,80,000 सालों तक चलती रही और इस 3,80,000 सालों के समय को डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कहीं पर भी रोशनी नहीं थी। अगर आप ये सोचते हो कि जब बिग बैंग महाविस्फोट हुआ तब प्रचंड मात्रा में रोशनी रही होगी, तो ये सही नहीं है। ये जो बिग बैंग हुआ उसे हम ब्लास्ट कहते हैं और बेशक उस समय टेम्परेचर भी अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन फिर भी सब कुछ अंधकार में था। उस समय रोशनी नहीं थी क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और अभी तक ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं बने थे, इसलिए लाइट भी नहीं थी। और ऐसा लगभग बिग बैंग महाविस्फोट के बाद के 3,80,000 सालों तक चलता रहा और इस डार्क टाइम के अंत तक ब्रह्मांड की प्लाज्मा अवस्था में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बनने लगे और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलने से हीलियम के अणु बनने लगे और हीलियम के चैप्टर में आते ही ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला तारा मिला। ऐसे ब्रह्मांड में कई सारे तारे बनते गए और ब्रह्मांड चमकीला होता गया। इस तरह डार्क टाइम खत्म हो गया और बिग बैंग के पश्चात करीब 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड रोशनी से जगमगाने लगा। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और कई सारे और पिंडों का निर्माण होना शुरू हो गया। ऐसे करीब 8 अरब सालों तक इस ब्रह्मांड में यह प्रलय और निर्माण का सिलसिला लगातार चलता रहा और ऐसी ही एक घटना के चलते करीब 4.5 अरब साल पहले एक निहारिका के ढह जाने से हमारे सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सूर्यमंडल के साथ ही 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का भी निर्माण हो गया था। लेकिन जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब पृथ्वी आज के जैसी और जीने लायक बिल्कुल न थी। पृथ्वी उस समय ज्वालामुखी और लावा का दगदगता गोला था और उस समय पृथ्वी अपनी ही धुरी पर बहुत ही तेजी से घूम रही थी और तब दिन हुआ करता था करीब 8 घंटे का और तब धरती पर पानी का तो कोई नामो निशान नहीं था। पर उस वक्त इस गर्म ग्रह पर हवा में भाप मौजूद था। यूं कहे कि पानी उस भाप के रूप में ही था और इसके साथ कई और एलिमेंट्स भी थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। कुछ एलिमेंट्स का H2O में निर्माण होने लगा और पृथ्वी पर बारिश होने लगी। लाखों सालों तक गिरती हुई बारिश के कारण पृथ्वी पर जलाशय, नदियां और समुद्र बनने लगी। पृथ्वी की भूसपाटी का बाहरी तापमान ठंडा होने लगा और पृथ्वी अब अंदर से गर्म रहने लगी थी, जो कभी कभी लावा और ज्वालामुखी के रूप में फटते थे। और आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से पृथ्वी पर जीवन की चहल पहल होनी शुरू हो गई
और धरती को अपने एक कोशीय जीव मिले जो थे पैरामीशियम और अमीबा। इन सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण आगे चलकर बहुकोशीय जीव बनने लगे और हमारी पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवों की भरमार हो गई। आज के समय में ब्रह्मांड, आज हमारे ब्रह्मांड के समय को 13.8 अरब साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। इतने सालों से ब्रह्मांड अविरत रूप से बढ़ता रहा है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में आज 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं और ब्रह्मांड के तारों का तथा पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों का तो हिसाब लगा पाना ही असंभव है। वैज्ञानिकों के एक ठोस अनुमान के मुताबिक आज हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं लेकिन कई सारी जगहों पर कई सारी गैलेक्सीज में जीवन मौजूद होगा। हो सकता है कि इनमें से कई जगहों पर हमसे बहुत ही निम्न कोटि के प्राणी रहते हो। कुछ जगह पर जीवन अति सूक्ष्म रूप में भी मौजूद हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कई जगहों पर हमसे करोड़ों गुना ज्यादा विकसित जीव मौजूद हो सकता है कि ये उच्च कोटि की सभ्यताएं ऑक्सीजन पर नहीं लेकिन किसी और वायु पर जीती हो, या ये भी मुमकिन है कि वो सांस ही ना लेते हो। यह भी संभव है कि वो लोग हमारी तरह अन्न पर न निर्भर होकर किसी और चीज का आरोहण करते हो, या ये भी हो सकता है कि वो हमसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली या हमसे बेहद निर्बल हो। इस अविरत ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर किसी भी फॉर्म में जीवन का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन ये बात पक्के तौर पर तय है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आज तक कई जगहों पर जीवन पनपा होगा और कुदरती आपदा या अपने आपसी संघर्ष के चलते वो जीवन नष्ट भी हो गया होगा और भविष्य में भी कई और जगहों पर जीवन की शुरुआत होगी और उनका अंत हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है और वैसे ही कोई भी वस्तु निरंतर भी नहीं है। हर एक चीज का एक समय है, किसी का बहुत थोड़ा तो किसी का अति लंबा समय, लेकिन ये बात निश्चित है कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु का एक न एक दिन अंत जरूर होगा। स्वयं ब्रह्मांड का भी अंत होगा, लेकिन इससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और प्रलय और निर्माण की ये परंपरा हमेशा के लिए चलती रहेगी। दोस्तों, ब्रह्मांड का अंत कैसे हो सकता है, इसके ऊपर भी वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्शन किए हैं। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है। इस ऊर्जा के गोले के अंदर यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है, पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं वो सब की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमयी कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये शुद्ध ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु और बाकी चीजें जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो, और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का ऑपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत और कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके, इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया।
शुरू की बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मैटर के गोले के इस विस्फोट के चलते ब्रह्मांड की अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कॉम्प्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कॉम्प्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ। इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंतराल करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो। वो ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। वो नजारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में सामने आने लगी और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स यानी ग्रह बनने लगे। सारे एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा यानी ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लेनेट तो बन गए, पर जो बचे खुचे प्योर हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हो गया। जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर चले गए और सौर मंडल में वही 8 ग्रह और बाकी उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़ी थी। और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम की बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती।
और यही वो धरती है जिसके इतने बड़े सतह पर से एक जगह पर बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हो। आपके जन्म के पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा वो मैटर और उस मैटर से जन्मा ये तारा और इस तारे के बाद ग्रहों की उत्पत्ति। रात के समय खुले आकाश में ये टिमटिमाते तारे जो पूरे आकाश में मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं, ये मानव को शुरू से ही आकर्षित करते हुए आए हैं। इस ब्रह्मांड में फैली अरबों आकाश गंगाएं और उनके बिखरे अरबों आकाश गंगाओं का ये विशाल ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा नहीं था। इस विशाल और रहस्यों से भरपूर ब्रह्मांड का जन्म एक रोमांचकारी और रहस्यमयी घटना बिग बैंग से हुआ था। शुरुआत से ही मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति और विज्ञान की सहायता से इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की है। कभी मनुष्यों को लगता था कि ये आकाश भगवान ने बनाया है, इसे भगवान अपनी मर्जी से चलाता है और पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है। आकाश में बिखरे अनगिनत तारों को देखकर लगता है कि ये ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जब विज्ञान अपनी शैशव अवस्था में था तब लगता था कि ना तो इस ब्रह्मांड का कभी जन्म हुआ था और ना ही आने वाले समय में ये कभी खत्म होगा। ना तो सूर्य से बड़ा कोई और तारा हो सकता है और ना ही इसकी रोशनी कभी खत्म होगी। सूरज हमेशा से था, है और आगे भी हमेशा ही रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने अपने पंख खोलने शुरू किए तो खुलने वाले रहस्यों ने मनुष्य की प्राचीन सभी धारणाओं को तोड़ दिया और इसके प्रति और जिज्ञासा जगा दी। इस अनंत से लगने वाले ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से पॉइंट से हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि उस छोटे से पॉइंट में हुए चमत्कारी विस्फोट यानी बिग बैंग से ही इस अनंत तक फैले अनगिनत तारों से भरे आकाश का जन्म हुआ है, तो शायद आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन विज्ञान यही मानता है। ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। ना तो स्पेस था और ना ही समय था, ना जीवन था और ना ही जीवन की ये सारी संभावनाएं थी। ब्रह्मांड के जन्म से पहले ये 100 अरब आकाश गंगाएं और हर एक आकाश गंगा में फैले 100 अरब तारे एक ही पॉइंट में थे। इस पॉइंट का आकार परमाणु से भी छोटा था। इस पॉइंट में अनंत ऊर्जा समाहित थी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि उस पॉइंट में क्या हुआ, कि ये विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उस छोटे से पॉइंट से क्या टकराया, या फिर वो छोटा सा पॉइंट किस चीज से टकराया कि उसमें एक बड़ा विस्फोट यानी बिग बैंग हो गया और पलक झपकते ही ये विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। वैसे कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि इस छोटे से पॉइंट में ऊर्जा को बांधे रखने के लिए ब्रह्मांड के जन्म से पहले इस पर एक ताकत काम कर रही थी। उस समय ना तो समय था और ना ही स्पेस। जैसे ही उस ताकत का कंट्रोल इस पॉइंट पर कम हुआ, वैसे ही वो समय की गांठ खुल गई। समय की गांठ खुलते ही ये छोटा सा पॉइंट फैलने लगा और देखते ही देखते सेकंड के कुछ ही पल में उस पॉइंट के अंदर भरी हुई ऊर्जा और मैटर का फैलाव इस पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ये सब इतनी तेजी के साथ हुआ कि हमारे समय की माप काफी छोटी पड़ जाती है। विज्ञान के नियम टूटने लगते हैं और किसी भी चीज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मानव अपनी दैनिक गतिविधियों को समय के हिस्सों, सेकंड, मिनटों और घंटों में बांटता है, लेकिन ब्रह्मांड के निर्माण और उसके फैलाव के लिए ये समय सीमा काम नहीं आती, क्योंकि अगर हम इस ब्रह्मांड के फैलाव का समय देखें तो ये सेकंड के 1 अरबवें हिस्से में ही इतना फैल गया है कि जितना ये 13 अरब 80 करोड़ सालों में भी नहीं फैला। ब्रह्मांड के जन्म के समय ये प्रकाश की गति से भी तेज फैला। तो क्या आइंस्टाइन का सिद्धांत गलत था कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती? क्या फिजिक्स के नियम टूट गए थे? तो इसका जवाब ये है कि समय के इस रूप को और ब्रह्मांड के जन्म से फैलाव के बीच के समय को मापने की इकाई को प्लैंक टाइम कहते हैं। बिग बैंग के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये ब्रह्मांड हर जगह अचानक से पैदा हो गया हो। पूरा ब्रह्मांड शुद्ध ऊर्जा से भर गया और ब्रह्मांड के जन्म से पहले पॉइंट में उपस्थित शक्तियां जम गई और नए नए रूप में सामने आने लगी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे पानी की भाप तरल में बदल जाती है, इसके बाद तरल पानी ठोस बर्फ में बदल जाता है। ब्रह्मांड के फैलने के बाद शक्तियों की जमने की घटनाओं ने इस ब्रह्मांड के निर्माण के लिए सबसे जरूरी ताकत ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी के कारण इस पूरे ब्रह्मांड में फैली सभी चीजें
एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा सौर मंडल इस ग्रेविटी के बलबूते पर चलायमान है, तो जीवन की संभावनाएं भी इसी ग्रेविटी के कारण पनपी हैं। इसी ग्रेविटी के कारण ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ फैला ऊर्जा का अनंत भंडार पास पास आने लगा और फिर शुरू हुआ ब्रह्मांड में निर्माण का सिलसिला। ये सब इतनी तेजी के साथ हो रहा था कि अभी 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था। समय के बहुत ही छोटे छोटे से हिस्से में ये निर्माण प्रक्रिया शुरू हो रही थी। ये इतनी परफेक्शन के साथ शुरू हुई कि यदि जन्म लेने वाली ग्रेविटी का मान निर्माण के लिए ना तो ज्यादा था और ना ही कम, यदि इस ताकत का मान थोड़ा भी ज्यादा होता तो अभी अभी हुआ बिग बैंग विस्फोट फिर से जन्म लेता और कुछ ही ब्लैंक टाइम में अनेकों बिग बैंग हो जाते और खत्म हो जाते। इस तरह से जीवन की संभावनाएं भी खत्म हो जाती। यदि ग्रेविटी का मान थोड़ा भी कम होता तो बिग बैंग लगातार बनता रहता और एक पॉइंट में ही वापस सिकुड़कर रह जाता। हर पल नया बिग बैंग पनपता और कुछ ही ब्लैंक टाइम में फिर से पॉइंट बन जाता। तो ऐसे ही लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती और ये ब्रह्मांड लगातार ठंडा होते हुए अंत में खत्म हो जाता। एक बार फिर से जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ये ब्रह्मांड बनता, फैलता, बिखरता रहता। ग्रेविटी के जन्म के बाद ब्रह्मांड का तापमान तेजी से कम होने लगा। अभी भी जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरी एटम का जन्म नहीं हुआ था। इसके लिए न्यूक्लियर फोर्स की आवश्यकता थी। यदि न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो एटम के न्यूक्लियर बिखर जाते और ब्रह्मांड में डीएनए जैसी संरचना नहीं बन पाती। प्लैंक टाइम के 1 करोड़वें हिस्से में ब्रह्मांड का तापमान काफी कम हो गया था और इस समय एक नई ताकत स्ट्रॉन्ग फोर्स और फॉक्चर्ड सुपर फोर्स का जन्म हुआ। इसी के साथ ब्रह्मांड में निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने लगी और ब्रह्मांड का एक हिस्सा तेजी के साथ फैलने लगा। ब्रह्मांड इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया से गुजरने लगा। इसका वॉल्यूम 10 की पावर 19 की स्पीड से बढ़ने लगा। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी रेत के कण का आकार फैलते हुए हमारे सौर मंडल के आकार से भी बड़ा हो जाए। इसके फैलने की गति बहुत तेज थी। ये गति प्रकाश की गति से बहुत बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसने आइंस्टाइन के प्रकाश की गति के नियम को तोड़ दिया। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की गति प्रकाश की गति से तेज नहीं हो सकती। इससे हमें लगता है कि इन्फ्लुएंस की प्रक्रिया से गुजरते समय ब्रह्मांड ने आइंस्टाइन के प्रकाश की गति के नियम को तोड़ा है। लेकिन विज्ञान कहता है कि इस प्रक्रिया में कोई सिद्धांत नहीं टूटा, क्योंकि इन्फ्लुएंस की इस उथल पुथल भरे समय के दौरान सभी चीजें अपनी ही जगह थी, लेकिन इनके बीच का स्पेस तेजी से बढ़ रहा था। ये इतना तेजी से बढ़ने लगा कि जैसे कि प्रकाश की गति से भी तेज हो। बिग बैंग के समय चारों तरफ फैले पदार्थ का वॉल्यूम 10 की घात के रूप में तेजी से फैल रहा था। इन्फ्लुएंस ने ब्रह्मांड में हर दिशा में चारों ओर समान रूप से समान संख्या में अलग अलग गैलेक्सीज को बिखेर दिया। यही रीजन है कि जब हम ब्रह्मांड की मैपिंग करते हैं तो हमें हर दिशा में समान संख्या में तारे और गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। ये सिर्फ अभी तक सैद्धांतिक रूप से ही परिभाषित था। इसका कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं था। जब तक इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलता तब तक इन्फ्लुएंस सिर्फ एक सस्पेंस ही बना रहा। इन्फ्लुएंस है या नहीं इसकी जानकारी के लिए हमें ब्रह्मांड के जन्म के शुरुआती पहले सेकंड में झांकना होगा, यानी हमें समय में लगभग 13 अरब प्रकाश वर्ष पीछे जाना होगा। ये संभव नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे समय में काफी पीछे तक जाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने अंतरिक्ष की गहराइयों में जाना होगा। जब हम रात में चमकते तारों को देखते हैं तो हमें वर्तमान की जगह हमारा बीता हुआ कल नजर आता है। सुबह होते ही सूरज की रोशनी को हमारी धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब है कि सूरज हमसे 8 मिनट प्रकाश की दूरी पर स्थित है। इसका अर्थ है कि यदि सूरज अभी खत्म हो जाए तो हमें इसका पता 8 मिनट 30 सेकंड के बाद चलेगा। हम सूरज की 8 मिनट 30 सेकंड पुरानी तस्वीर देखते हैं। इसी तरह से यदि हम किसी सुपरनोवा की स्टेलर विस्फोट की तस्वीर देखते हैं तो वो 1,67,000 वर्ष पुरानी होती है। ये वो समय है जब पहली बार धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया था, क्योंकि सुपरनोवा का स्टेलर विस्फोट पृथ्वी से लगभग 1,67,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हुआ है।
प्रकाश वर्ष का अर्थ है कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। ये दूरी हमारी धरती के लिए काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन दूर तक फैले अंतरिक्ष के लिए ये सिर्फ मिलीमीटर, सेंटीमीटर जैसी ही है। प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है और इस हिसाब से प्रकाश एक साल में लगभग 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब हम अंतरिक्ष की ओर ज्यादा गहराइयों में झांकते हैं तो हमें ऐसी गैलेक्सीज भी मिलती है जो पृथ्वी से लगभग 12-13 अरब प्रकाश वर्ष दूर होती है। यानी हम उस गैलेक्सीज की आज की तस्वीर नहीं देखते हैं, बल्कि उसके जन्म के समय की तस्वीर हमें दिखाई देती है। हो सकता है कि हमें इतनी दूरी पर दिखाई देने वाली चीज आज अंतरिक्ष में उपस्थित हो भी या नहीं भी। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन जैसा ही लगता है, या फिर कहे कि हमारे पास अपने अतीत में झांकने की एक टाइम मशीन है जो हमें ब्रह्मांड के जन्म के बाद की तस्वीर दिखाती है। यहाँ इस दूरी पर हमें बनी हुई गैलेक्सीज की नजर आती है, लेकिन इन्फ्लेशन है या नहीं, इसके लिए हमें गैलेक्सीज के बनने से पहले के समय में जाना होगा। लेकिन ये संभव नहीं लगता, क्योंकि अंतरिक्ष में स्थित हबल टेलीस्कोप इतनी ही दूरी तक देख सकती है। हबल टेलीस्कोप में ब्रह्मांड का ऐसा ही इलाका नजर आता है जहाँ पर तारों और गैलेक्सीज के भंडार है। लेकिन गैलेक्सीज के बनने से पहले और बिग बैंग के समय क्या हुआ था, इसके लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। कई बार छोटी छोटी चीजें भी ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को खोल देती है, और इसका जवाब हमें टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाली झिलमिलाहट में नजर आता है। सन 1964 में रॉबर्ट विलियमसन और ओर्नो विंजीनियस दोनों ही भौतिक वैज्ञानिक अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों को सुन रहे थे। उन्हें हर बार रेडियो तरंगों की आवाज के पीछे हमिंग सुनाई दे रही थी। दोनों ने सोचा कि ऐसा शायद रिसीवर में जमी हुई कबूतरों की बीट के कारण हो रहा है। दोनों वैज्ञानिकों ने रिसीवर की सफाई कर दी ताकि अब और ज्यादा साफ तरीके से ब्रह्मांड से आने वाली रेडियो तरंगों को सुना जा सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब रेडियो तरंगों के पीछे सुनाई देने वाली हमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों ने इस बात का परीक्षण करके निष्कर्ष निकाला कि ये आवाज ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद की है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद अंतरिक्ष में एक बड़ा आग का गोला बना था, और तब से लेकर आज तक उस आग के गोले की लाइट लगातार ब्रह्मांड में घूम रही है। ब्रह्मांड के जन्म के 13,80,000 साल बाद ब्रह्मांड में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही फैले हुए थे। इस कारण पूरे ब्रह्मांड में भयंकर कोहरा छाया हुआ था। इस कोहरे के बीच जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिले तो अचानक ही ये कोहरा खत्म हो गया, और तब पहली बार प्रकाश ने गति पकड़ी। तब से लेकर आज तक ये प्रकाश लगातार अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि सर्दियों में छाया हुआ कोहरा कुछ दूर तक हमें कुछ भी देखने से रोकता है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक ही ये कोहरा हट जाता है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तब दूर से आने वाली रोशनी दूर तक फैली जगह को प्रकाशित कर देती है। इसे कॉस्मोलॉजिस्ट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड ब्रह्मांड का नक्शा है जो हमें ब्रह्मांड के जन्म के शुरुआती पलों की जानकारी देता है। मई 2009 में यूरोपियन एजेंसी ने एक प्लैंक नाम के सैटेलाइट को सूरज की कक्षा में स्थापित किया। इसका उपयोग एजेंसी ने अंतरिक्ष के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का नक्शा लेने में किया। इस सैटेलाइट में लगे सेंसर इतने ज्यादा सेंसिटिव है कि ये 1 डिग्री तापमान के 10 लाखवें हिस्से को भी आसानी से माप सकते हैं। इस सैटेलाइट की सहायता से वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को तैयार किया। ये खोज मानव जाति की सबसे बड़ी खोज में से एक है। ये खोज डीएनए की खोज के बराबर ही थी। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड लाल और नीले धब्बों से भरा हुआ है, जो ये बताता है कि नीले धब्बों की जगह ब्रह्मांड ठंडा हो गया है और नीले धब्बे बाद में नए स्पेस में बदल जाएंगे। लेकिन वही लाल धब्बे अंतरिक्ष की गर्म जगहों के बारे में बताते हैं, जो ये बताता है कि अंतरिक्ष में और गैलेक्सीज का निर्माण होना है। ये लाल धब्बे बीतते समय के साथ नए ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे। ये आंकड़े चौंकाने वाले थे और इन्फ्लेशन को साबित करते थे, लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों को इसके लिए एक पुख्ता सबूत की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों को लगता है कि इन्फ्लेशन के कारण ब्रह्मांड में हुई उथल पुथल के कारण तरंगों का जन्म हुआ होगा।
ये तरंगे समय को खींचती और सिकुड़ती है। इन तरंगों को वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल वेव नाम दिया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी से भरे तालाब के शांत पानी में कोई पत्थर फेंकने पर पैदा हुई तरंगे। ये तरंगे ब्रह्मांड में हुए इन्फ्लेशन के कारण अलग अलग दिशाओं में ब्रह्मांड के अलग अलग गति से फैलने के कारण पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों को लगता है कि इन्फ्लेशन कभी नहीं रुकने वाली एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया नए ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों को लगता है कि अंतरिक्ष की जिन गहराइयों से आज तक प्रकाश हम तक नहीं पहुंचा है या फिर भविष्य में भी कभी नहीं पहुंचेगा, ऐसी जगहों पर भी इन्फ्लेशन हुआ था और आज भी हो सकता है कि वहां इन्फ्लेशन चल रहा हो। मार्च 2014 का दिन वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया। मार्च 2014 में दक्षिणी ध्रुवी पर लगे एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में फैलने वाली ग्रेविटेशनल वेव को ढूंढ निकाला और इसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले थे। इन आंकड़ों ने इन्फ्लेशन की उपस्थिति पर पक्की मुहर लगा दी। इन्फ्लेशन का सिद्धांत हमें बताता है कि क्यों अंतरिक्ष में चारों तरफ समान रूप से गैलेक्सीज और तारे बिखरे हुए हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो छोटी सी नजर आने वाली जगह में सेकंड के कुछ ही हिस्से में तेजी से एक नए और विशाल ब्रह्मांड को जन्म दे सकता है। इसका अर्थ है कि जब इन्फ्लेशन रुकता है तब वो उस जगह पर नए ब्रह्मांड को जन्म देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर समय स्पेस में बहुत सारे ब्रह्मांड जन्म ले रहे हैं। ये इस बात पर मुहर लगाते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण स्पेस में हमारे जैसे हजारों ब्रह्मांड हो सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस तरह से 100 अरब गैलेक्सीज में 100 अरब तारे हैं, तो वही इस तरह से 100 अरब ब्रह्मांडों में से एक हमारा ब्रह्मांड हो सकता है कि हमारे से मिलती जुलती धरती हो, उस पर हमारे से मिलते जुलते जीवन की संभावनाओं में मिलते जुलते लोग रहते हों। अब अगर ये बात सही है तो हमारे इस ब्रह्मांड का आकार हमारी सोच से काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन आंकड़े इशारा करते हैं कि स्पेस की तुलना में हमारे ब्रह्मांड का आकार अभी भी बेसबॉल जितना ही बड़ा है। इन्फ्लेशन के बाद ब्रह्मांड की उम्र अभी 1 सेकंड के 1 खरबवे जितना ही पुराना है, तो वही इस समय इसका तापमान 1000 खरब डिग्री जितना है। इस समय इस ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा भरी हुई है। इस समय इतने ज्यादा तापमान में ब्रह्मांड में सिर्फ रेडिएशन ही रेडिएशन भरा हुआ था। इस समय ब्रह्मांड ऊर्जा का एक गोला था और ये लगातार ऊर्जा को झोंके जा रहा था ताकि हमें आज नजर आने वाली हर चीज का निर्माण हो सके। अगर उस समय ऊर्जा ही ऊर्जा भरी हुई थी तो ये मटेरियल से भरा ब्रह्मांड कैसे बना? लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा और मटेरियल दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। लोगों को लगता था कि ऊर्जा ना तो मटेरियल में बदल सकता है और ना ही मटेरियल ऊर्जा में। लेकिन 1905 में आइंस्टाइन की एक खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि ऊर्जा और मटेरियल एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि अगर आपके पास ऊर्जा है तो आप उसे मटेरियल में बदल सकते हैं, और यदि आपके पास मटेरियल है तो आप उससे ऊर्जा का एक बड़ा भंडार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आइंस्टाइन ने अपनी गणितीय गणनाओं के बाद एक गणितीय समीकरण E = mc² दिया। इसी समीकरण ने भविष्य में दुनिया के सबसे विनाशक हथियार परमाणु बम की नींव रखी थी। आइंस्टाइन का समीकरण बताता है कि यदि आपके पास 1 ग्राम मैटर है तो आप 3 × 10⁸ कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आइंस्टाइन का समीकरण कहता है कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाला हर एक पदार्थ ऊर्जा का एक कॉन्सेंट्रेट रूप है। जिस तरह से परमाणु बम के विस्फोट से मटेरियल ऊर्जा में बदल जाता है, उसी तरह से बिग बैंग के विस्फोट के बाद ऊर्जा पदार्थ में बदल गई। लेकिन क्या ये पदार्थ आज नजर आने वाले पदार्थ जैसा ही था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज नजर आने वाली चीजें शुरुआत में बने पदार्थों के संयोग से मिलकर बनी है। इसका मतलब है कि आज नजर आने वाले पदार्थ के निर्माण का एक बेस पदार्थ मौजूद था, जिसे वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल कहते हैं। विज्ञान के सिद्धांत कही हुई बातों पर ही नहीं चलते, बल्कि ये तो प्रयोगों के आधार पर प्रमाणित होने से ही चलते हैं। गॉड पार्टिकल एक कल्पना मात्र था। यदि गॉड पार्टिकल का अस्तित्व था तो वैज्ञानिकों को इसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए थे। पुख्ता सबूतों के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग
ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में शुरू किया। यहाँ 4 किलोमीटर लंबी गोल सुरंग में वैज्ञानिक ब्रह्मांड के जन्म के 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में बनी परिस्थितियों को उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वैज्ञानिक 1 सेकंड में 78,000 बार गोल्ड के न्यूक्लियाई को फायर करते हैं और उनकी टक्कर स्टार डिटेक्टर में करवाते हैं। ये टक्कर बड़ी जबरदस्त होती है और इससे चारों ओर कण ही कण बिखर जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि जब दो कारें एक साथ स्पीड से एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनकी विंडो में लगे कांच चारों तरफ बिखर जाते हैं। यहाँ वैज्ञानिक प्रोटॉन के बीच बड़ी टक्कर करवाते हैं। टक्कर के बाद बड़ी मात्रा में कण पैदा होते हैं और इन कणों की संख्या कणों के टकराने की स्पीड पर निर्भर करती है। इन कणों को वैज्ञानिकों ने क्वार्क नाम दिया। जब वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया तो पाया कि इस समय एक विशेष प्रकार का तरल बनता है, लेकिन उसका अस्तित्व ज्यादा समय तक नहीं रहता है। ये ऐसा तरल होता है जो आज से पहले कभी उपस्थित नहीं था। हो सकता है ये तरल ब्रह्मांड के जन्म के समय मौजूद रहा हो। इस तरल की खास बात ये है कि ये पानी के मुकाबले काफी अच्छे से बहता है। इस समय ब्रह्मांड में उपस्थित एक शक्ति स्ट्रॉन्ग फोर्स ने प्रोटॉन के साथ क्वार्क को जोड़ दिया और धीरे धीरे मैटर का निर्माण होने लगा। लेकिन इस समय बने मैटर का कोई मास नहीं था, जबकि आज के समय में उपस्थित मैटर में मास होता है। बिना मास के कोई भी मैटर प्रकाश की गति से दौड़ेगा और वो एक लाइट की तरह नजर आएगा। अब वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द मैटर का मास है कि जब ब्रह्मांड के जन्म के समय मैटर का कोई खास मान नहीं था, तो आज के ब्रह्मांड में मास आया तो कहां से आया? इसका जवाब दिया 1970 के दशक में पीटर हिग्स ने। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में एक फील्ड काम करता है जिसे उनके सम्मान में हिग्स फील्ड कहते हैं। ये फील्ड ब्रह्मांड में दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस फील्ड के कारण ही ब्रह्मांड में मास की उत्पत्ति होती है। पीटर हिग्स कहते हैं कि ब्रह्मांड में कणों की उपस्थिति बढ़ने से इस ब्रह्मांड में हिग्स फील्ड के साथ पदार्थ के निर्माण के बुनियादी कण आपस में जुड़ने लगे और उन कणों में मास पैदा होने लगा। हिग्स फील्ड के साथ कोई भी कण जितना ज्यादा जुड़ता है, उतना ही ज्यादा उसका मास बढ़ने लगता है। और यही रीजन है कि शुरुआती ब्रह्मांड के मुकाबले आज के ब्रह्मांड के कणों में मास की उपस्थिति है। अब विज्ञान के सामने एक नया प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या बोसोन फील्ड मौजूद है या नहीं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने CERN में दुनिया की सबसे बड़ी लैब और मशीन के साथ प्रयोग शुरू किया। इस प्रयोग को लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर यानी LHC कहते हैं। इस प्रयोगशाला का निर्माण जमीन से 300 फीट की गहराई में किया गया है। यहाँ 27 किलोमीटर लंबी कंक्रीट से बनी 2 सुरंगों से 2 प्रोटॉन बीम को टकराया जाता है और उनके बीच की टक्कर के बाद के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ लगभग 3800 वैज्ञानिकों की टीम काम करती है। इस बीम के सेंटर में हुई टक्कर से प्रोटॉन आपस में टकराकर अनेक कणों में बिखर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अनेकों बार इस प्रयोग को दोहराया, लेकिन वैज्ञानिकों को सफलता 14 मार्च 2013 में मिली। इस दिन वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने प्रोटॉन की टक्कर के बाद एक ऐसा कण खोज निकाला है जो किसी भी कण के साथ मिलकर एटम और उसके मास का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक ऐसा कण है जिसके बिना किसी भी मैटर की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर किसी मैटर का मास नहीं होगा तो वह अस्तित्व में नहीं रहेगा और मैटर के मास के लिए इस कण का होना बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर इस कण के बिना किसी मैटर में मास बन भी जाए तो एटम का निर्माण नहीं हो सकता और बिना एटम के किसी भी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस बुनियादी कण को हिग्स बोसोन नाम दिया और इसी हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो अब तक ब्रह्मांड सिर्फ 1 सेकंड पुराना ही था। ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जरूरी 4 ताकतें, कमजोर न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स का जन्म हो चुका था। ये चारों फोर्स मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ये चारों फोर्स कैसे मिले, इसके लिए वैज्ञानिकों को ऐसे तापमान की आवश्यकता थी जो इन चारों ताकतों को बांधने की ताकत रखती हो। इस बात का जवाब वैज्ञानिकों को साउथ पोल में लगे बाइसेक 2 टेलीस्कोप में मिला। इस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में ऐसे तापमान को डिटेक्ट किया जो LHC से भी 1 करोड़ गुना ज्यादा गर्म था। ये तापमान चारों बलों को एक साथ बांधने की ताकत रखता था। अब ब्रह्मांड में मैटर ही मैटर फैल गया था।
लेकिन इसी समय फिर से एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मांड में प्रोटॉन की टक्कर के बाद पैदा हुई ऊर्जा से मैटर और एंटी मैटर बने। दोनों ही प्रकृति में विपरीत थे और जब दोनों एक साथ मिलते तो एक दूसरे का अस्तित्व ही खत्म कर देते। अब ब्रह्मांड में अस्तित्व का भयानक युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस युद्ध में जीत मैटर की हुई और एंटी मैटर हार गया। यानी कि ब्रह्मांड में मैटर की संख्या ज्यादा थी और एंटी मैटर की संख्या कम, और इसी असंतुलन से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। लेकिन एंटी मैटर और मैटर की संख्या असमान क्यों रही, इसका जवाब मिलना बाकी है और इसी के साथ अनेक ब्रह्मांड के रहस्य का खुलना भी बाकी है। ब्रह्मांड के जन्म के 1 सेकंड के बाद ही ब्रह्मांड का इतना विस्तार हो चुका था जितना कि पिछले 13 अरब सालों में भी नहीं हुआ है। ये पूरी कहानी ब्रह्मांड के जन्म के सिर्फ 1 सेकंड की कहानी है। अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो ये बस इतना सा है कि छोटे से गोले के विस्तार के बाद हुए भयंकर विस्फोट के कारण ग्रेविटी के जन्म के बाद स्ट्रॉन्ग फोर्स पैदा हुई। इसके बाद इन्फ्लेशन का उथल पुथल भरा दौर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिग्स फील्ड और हिग्स बोसोन कणों का जन्म हो गया। इससे मैटर बने और मैटर में मास के बनने से परमाणुओं का निर्माण हुआ और फिर छिड़ा एक युद्ध मैटर और एंटी मैटर के बीच। दोनों के असंतुलन के कारण बना हमारा ये ब्रह्मांड। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड के फैलने की गति काफी धीमी हो गई और अब ब्रह्मांड पहले के मुकाबले ठंडा होने लगा था। इसके बाद एलिमेंट्स के बनने का दौर शुरू हुआ, यानी जीवन के पैदा होने की संभावनाओं ने आकार लेना शुरू किया। पहले एलिमेंट्स से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे परमाणु बने जो लिथियम जैसे परमाणुओं में बदलने लगे। ब्रह्मांड लगातार बनने लगा। बिग बैंग के 100 मिलियन सालों के बाद पहली बार हमारे इस ब्रह्मांड में सुपरनोवा का विस्फोट हुआ और इससे पहली बार ब्रह्मांड में तारों का जन्म हुआ। अब ब्रह्मांड तारों से भरा इलाका था। ब्रह्मांड लगातार अपने आप को विकसित कर रहा था और लगातार ठंडा हो रहा था। ये काफी धीरे चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा था। अब ब्रह्मांड में जिधर भी नजर डाले उधर तारों का झुंड नजर आता था। ब्रह्मांड में काम करने वाली 4 ताकतों ने बिग बैंग के 500 मिलियन साल के बाद काफी धीमी प्रक्रिया के बाद गैलेक्सीज का निर्माण करना शुरू कर दिया। लेकिन जीवन अभी भी बहुत दूर था, क्योंकि जीवन की संभावनाओं के लिए बुनियादी तापमान अभी भी काफी दूर था। बिग बैंग के 4 बिलियन सालों के बाद प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और बिग बैंग के 9 बिलियन सालों के बाद पहला सोलर सिस्टम नजर आया, जिसमें एक तारे के चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे थे। लगभग 13 बिलियन सालों के बाद आज जैसी परिस्थितियों से भरा अद्भुत ब्रह्मांड नजर आया। जब रात में खुले आकाश में नजर दौड़ाते हैं तो ये हमें बताता है कि अभी मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो पता चलने पर आपको आश्चर्य से भर देगा, आपको रोमांचित कर देगा। तो ये थी मेरे जन्म की कहानी, जो विनाशक विस्फोट से जन्म लेती है और अतीत में भारी उथल पुथल के बाद आज नजर आने वाले आश्चर्यजनक सुंदर जीवन से भरपूर और प्यार से भरी दुनिया का निर्माण करती है। मेरी ये कहानी आपको बताती है कि जीवन का निर्माण हमेशा से ही विनाश से ही हुआ है। मैं अभी भी लगातार बढ़ रहा हूँ और मेरे अंदर अभी भी निर्माण की प्रक्रिया जारी है और ये लगातार चलती जाएगी।